हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स। टुडे टॉपिक्स है आपका पॉलिटिकल साइंस का क्लास सी 12 का। टॉपिक्स है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ठीक है, ये आपका क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है। आज उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। टॉपिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि राष्ट्र निर्माण करने में जो चुनौतियां का सामना करना पड़ा होगा इंडिया को, वो कल्पना से भी बहुत बड़ा है। वो कैसे, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। भारत की आज़ादी लगभग 200 साल तक अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत जमाई रखी, भारत को गुलाम बनाए रखे। बहुत मेहनत करने के बाद जो है भारत को आज़ादी मिली। कब? 14-15 दिया हुआ है, अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में जो है भारत को आज़ाद देश घोषित कर दिया गया। भारत की आज़ादी मिलते ही यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। जैसे हम कहते हैं ना कि एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम लोग जो है विष्णु पुराण में देखे थे कि दानव जो थे, दानव और देवता सागर मंथन किए। हुआ ना सागर मंथन, और इस बात पे सहमति था कि जितने भी सागर से चीज का उत्पत्ति होगा, जितने भी चीज सागर में जो डूबा हुआ है वो सारे निकलेगा, तो दानों और देवता में बराबर बंटवारा होगा। ये पहला शर्त रखी गई थी और दोनों इस बात पे एग्री थे। यहां भी एक बार वैसे ही कुछ कहानी होने वाला है, क्योंकि जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो भारत के आजादी के लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर लड़ाई कर रहे थे। ये दोनों मिलकर लड़ाई कर रहे थे, तो आजादी से पहले यहां भी दो बातों पे सहमति दिखलाई गई थी। क्या सहमति थी? कि आजादी की लड़ाई के समय दो बातों पर सबकी सहमति थी। पहला क्या, कि अगर देश आजाद होता है तो वो लोकतांत्रिक होगा, और दूसरा सरकार समाज के सभी वर्गों के प्रति कार्य करेगा। ये दो बातों पे सहमति थी। आप समझ रहे हैं ना? ठीक वहीं उसी के जैसा, सागर मंथन के जैसा, कि सागर से निकलने वाले सारे संपदा में जितना हक देवता का रहेगा उतना ही हक हम राक्षस भाइयों का भी रहेगा। दोनों मिल के बंटवारे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो गया था जब सागर कन्या लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई। तो यहां भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। कहा जाता है कि जब दो बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं तो बंदर ने उनकी झगड़ा को 2 सेकंड में साफ कर दिया। उस रोटी को खा गया, दोनों बिल्ली को समझ में आ गया। सागर कन्या की जब उत्पत्ति हुई तो सागर कन्या की उत्पत्ति के लिए दानव और देवता दोनों लड़ रहे थे, तो उसे विष्णु जी ने अपने पास रख लिया, कह लिया उनसे स्वयंवर कर लिया। तो यहाँ तो समस्या खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे समस्या क्या था? जब हमारा देश आजाद हो गया और इन दो बातों पे सहमति थी, तो यहाँ पे द्विराष्ट्र आजाद भारत में मुख्य तौर पे 3 तरह की चुनौतियां थी। देश को बनाने के लिए 3 मुख्य रूप से चुनौतियां तो अनेकों थी, लेकिन मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। पहला चुनौती क्या थी? एकता एवं अखंडता। आप जानते हैं कि भारत एक महादेश के रूप में था। ये छोटा मोटा देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश था। और आप जानते हैं कि केवल ये बड़ा नहीं था, बल्कि इस भारत के हर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के लोग जो हैं वो रहते थे। धर्म के अंदर भी इतनी संस्कृति और इतनी समुदायों में
बटा हुआ था कि जिनको इकट्ठा करने के लिए ना जाने कितना मेहनत करना पड़ा होगा, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। देश आजाद हो गया, हम सोचते हैं आज कह देना कितना आसान होता है, क्योंकि जब क्लास में कभी से भी पढ़ाते हैं तो बच्चे कह देते हैं क्या काम किया महात्मा गांधी ने और क्या काम किए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये सब कोई काम है। बहुत सारे लोग मजाक में बोल देते हैं, लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, ठीक है, कि जो पहले के लोग करके गए हैं वो आज के लोग जो हैं वो करने के लिए सोच तो सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते हैं। सारे संस्कृति को बांधना था एक बंधन में, सारे धर्म और सारे समुदाय को एक बंधन में बांध के सभी के प्रति रखना था। दूसरा समस्या था लोकतंत्र की स्थापना करना। इस लोकतंत्र में संसदों को किस आधार पे रखा जाए, यहाँ पे कौन लोग का मूल अधिकार, मौलिक अधिकार दिया जाए, वोट देने का अधिकार किसको हो किसको नहीं हो, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। समानता पर आधारित विकास, ऐसा विकास होना चाहिए ताकि किसी भी समुदाय के लोग ये ना कहे कि मेरे प्रति जो है सरकार भेदभाव कर रही है और उसके प्रति ये कर रही है। ऐसी व्यवस्था लागू करना था। ये तीन चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, देखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे क्या यार ये क्या है, तीन चीज कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये तीन चीज अपने आप में भारत के सामने उस समय सबसे बड़ा समस्या था कि कैसे सभी को एकत्र किया जाए। भैया आगे देखते हैं टॉपिक्स। द्विराष्ट्र का सिद्धांत। अधिकतर लोगों का यह मानना था कि हिंदुस्तान जो है किसी एक का नहीं है, हिंदुस्तान में मुस्लिम भी है और हिंदू भी है, इसलिए ये द्विराष्ट्र होना चाहिए। द्विराष्ट्र मीन्स मुस्लिम लीग का ये मानना था कि ये द्विराष्ट्र आधारित होना चाहिए, और मुस्लिम लीग ने जो है अपने लिए एक अलग देश का मांग किया, और वो देश का मांग किया किस आधार पे, धर्म के आधार पे, धार्मिक के आधार पे, कि हमें एक अलग देश दे दीजिए जहां पे हम मुसलमान भाइयों केवल रहें, आप एक देश ले लीजिए जहां पे आप हिंदू लोग रहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन इससे आम जनता में बहुत प्रॉब्लम था। बहुत सारे लोग तो इस आधार पे यहाँ पे अगर बांटा जाए तो मुस्लिमों का बहुत, जहां पे बहुत ज्यादा संख्या था, वो पश्चिम और पूर्वी पाकिस्तान में बट गया। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में मुसलमानों के बहुत बड़ी संख्या थी जो धर्म के आधार पे बट रहा था। तो यहाँ पे जब ये संख्या दो अथी में बट गया तो उसी में उन पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मध्य बीच में मध्य भारत का बहुत बड़ा भूभाग भी तो था। एक उस कोना में तो एक इस कोना में, आप मैप में देखिएगा, एक इधर के तो एक इधर का, और इस बीच में क्या है, एक इधर है पाकिस्तान, एक इधर है, तो दोनों के बीच में क्या हो गया, आपका पश्चिम और पूर्व में बट गया पाकिस्तान, और उस बीच में भारत का हिस्सा है। अब्दुल गफर खान, जिन्हें गांधी भी कहा जाता था, ठीक है, ये द्विराष्ट्र के खिलाफ थे, द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। पंजाब और बंगाल जैसे इलाकों में मुस्लिमों की संख्या तो थी, लेकिन वहां पे गैर मुस्लिमों की भी संख्या अधिक थी। तो उन क्षेत्रों को बांटना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौती था। तो उसको कैसे बांटा गया पता है आपको? उसको जिले के आधार पे या छोटे छोटे गांव कस्बे के आधार पे भी उनको विभाजित कर दिया गया। बाकी तो आप लोग सीन देखे ही होंगे गदर मूवी में कि किस प्रकार लोगों ने एक दूसरे के प्रति नफरत जाहिर किया। कहते हैं अंग्रेज तो गए ही गए हैं
और इस खूबसूरत सा हिंदुस्तान को नफरत में तब्दील करके चले गए, जो प्रेजेंट में ये हिंदुस्तान टुकड़ों में बट गया। बट कुछ हिस्से बटे जरूर, और होना भी चाहिए, लेकिन इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारे हिस्सों को हिंदुस्तान ने जकड़ा और बांध के रखा है। तो ये तो हम लोग समझ लिए। अब इसके आगे का टॉपिक्स देखते हैं। आगे देखते हैं विभाजन की आई मुख्य समस्या। विभाजन में समस्या इतनी जटिल थी जिसकी उदाहरण मैं आपको दे नहीं सकता, और इसकी उदाहरण आपको चाहिए तो गदर मूवी से बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, क्योंकि गदर मूवी में डायरेक्टर ने बहुत हद तक आपको ये दिखलाने की कोशिश किया कि इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में किस प्रकार लोग जो हैं तहस नहस हो गए। ठीक है, तो इसमें भी ये टॉपिक्स है क्या, घर जमीन जायदाद, पश्चिमी पंजाब से लेकर पूर्वी पंजाब, ठीक है, संपदा, और फिर बाद में पुनर्वास मंत्रालय स्थापना किया गया ताकि उस मंत्रालय में आके लोग जो है शरण ले, और शरण लेने के बाद उन्हें पुनः उसे जमीन दिया जाए। इस अगर वो पाकिस्तान से आए हों शरणार्थी तो उनको शरण दे के, हिंदू हैं तो उसको यहाँ पे हिंदुस्तान में जगह दे के उसको बसाया जाए। या कह सकते हैं कि विभाजन जब हो रहा था, जब ये पता चल गया, ठीक है, ये विभाजन जो है ना, भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है उसको हम लोग जानते हैं 3 जून प्लान के नाम से। भारत और पाकिस्तान का विभाजन को हम लोग जानते हैं 3 जून प्लान के नाम से, और इसको एक और नाम से जाना जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। और जो वकील जो थे, जो इंडिया और पाकिस्तान के सरहद के लकीरें खींचे, उस वकील का नाम था सर सीरियल रेडिकल्फ। ठीक है, ये लंदन के वकील थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। ठीक है, ये मुख्य टॉपिक्स हैं जो आपको याद रखना होगा, और बंटवारे की थोड़ी कहानी और समस्या के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो बंटवारा तो आप जानेंगे कि धर्म के आधार पे, अब बहुसंख्यक के आधार पे किया गया था कि हिंदुस्तान से पाकिस्तान जो है वो मुसलमान चले जाए। ठीक है, जितने भी मुस्लिम हैं वो कहाँ चले जाए, पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जितने भी हिंदू हैं वो कहाँ चले आए, भारत। कुछ लोगों ने दंगाई बोल सकते हैं कि इसका बहुत अच्छा फायदा उठाया। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा फायदा उठाया। क्या क्या समस्या आई थी आपको बता दें। बड़े स्तर पर हिंसा का शिकार होना पड़ा था। बड़े स्तर पे, जिसमें 10 से 12 लाख, 5 से 10 लाख लोग जो है मृत्यु के प्राप्त हो गए, मारे गए थे। अमृतसर और कोलकाता सबसे बड़ा दंगे के चपेट में था उस समय। 2 जगह अमृतसर और कोलकाता सबसे बड़ा दंगे के चपेट में हुआ। औरतों को तो अगवा कर लिया गया था। मूवी में भी दिखाया है आपको कि औरतों को अगवा कर लिया गया। इनका फायदा उठाया दंगाई लोगों ने। किस प्रकार जबरदस्ती जो है औरतों को उठा के, जैसे औरतें, अरे बोलते हुए भी शर्म आती है, उसे एक खिलौना के भांति जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले गया।
कई लोगों ने उनके साथ गलत किया, 10-12 लोगों ने गलत किया। केवल इस आधार पे गलत हो रहा था कि वो हिंदू है तो मुसलमान उनके साथ गलत कर रहे हैं, और मुस्लिम है तो उनके साथ हिंदू गलत कर रहे हैं। जबरदस्त तो एकदम तांडव हो रहा था, मानवता शर्मसार हो रहा था। बचाने के लिए, कहने के लिए कोई आगे नहीं था, केवल ये तांडव हो रहा था। इसीलिए ये सब कुछ देखते हुए ये तांडव को जो लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने ये फैसला लेके गलत किया, कभी कभी फैसला सही होता है कि जो भी मुसलमान इंडिया में रहना चाहते हैं और स्वतंत्र है इंडिया में रहने के लिए। क्योंकि अगर ये कह दिया गया होता कि एक भी मुसलमान इंडिया में नहीं रहेंगे तो यकीन मानिए 10 से 12 लाख लोग मारे गए थे, ना जाने और कितने लोग मारे जाते। और ये दंगे में मरने वाले किसी एक समुदाय या एक धर्म के लोग नहीं होते हैं, ये भी आपको पता है। इस दंगे में मरने वाले जो लोग होते हैं वो निर्दोष लोग होते हैं और एक जाति एक धर्म के नहीं होते हैं, लेकिन मानवता शर्मसार हो जाती है ऐसे दंगे में और इंसानियत लोग भूल जाते हैं। बोलता है बहु बेटियों को बहुत सारे लोग जो हैं से जिंदा मार दिए, इस डर से कि उन्हें लोग अगवा कर लेंगे और उनके साथ गलत करेंगे। एक एक नहीं कितने लोग एक एक खिलौने के भांति, जैसे जस्ट लाइक वो खिलौना हो, इस तरह समझकर उनके साथ व्यवहार किया जाता। इसलिए कितने जो लोग थे, जो आत्मसम्मानित लोग थे, उन्हें लगा कि नहीं, ऐसे सिचुएशन में हमें अपनी बहू और बेटियों को मार ही देना उचित है, और जहर दे के उन्हें मार दिया गया या पूरे परिवार समेत लोग आत्महत्या कर लिए। ये स्थिति आ गया था। यहां तो औरतें के साथ ये हाल था। बोलता है वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी तक जो है बंटवारा किया गया, यहां तक कि थाने के पुलिस जो है उन्हें भी बंटवारा किया गया। बंटवारा तो हुआ, लेकिन जबरदस्त तरीके से बंटवारा हुआ और इस बंटवारे में काफी लोग अपनी जान गंवा दिए। तब जाके हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना। लोग कहते हैं बंटवारे तो हो गया, प्लस में फाइनेंशियल जो बंटवारा हुआ, फाइनेंशियल इंडिया को जो है पाकिस्तान को बसने के लिए और बसाने के लिए जो है वो लगभग जो है 55 करोड़ की जो है सहायता राशि देनी पड़ी, ताकि पाकिस्तान जो है वो पूर्ण रूप से बच सके, वहां आर्थिक स्थिति सुधर सके। ये एक समझौता के तहत हुआ था। ठीक है, वित्तीय जो संपदा का बंटवारा हुआ या फाइनेंशियल बंटवारा हुआ, ये एक समझौता के तहत हुआ कह सकते हैं, लेकिन ये बंटवारा भुलाया नहीं जा सकता है। तो मुख्य रूप से इस बंटवारे में लगभग जो है 80 लाख लोग जो है बेघर हो गए, लगभग, यानी कि 1 करोड़ के आसपास लोग जो हैं लगभग बोल सकते हैं कि घर से बेघर हो गए। जगह जमीन सब उनका बर्बाद हो गया। लोग यहां से वहां दर की ठोकरें खाते रहे। सरकार ने बाद में उनके लिए जो है से राहत कोष या उन्हें स्थानांतरित किया गया, जगह दी गई, उन्हें बसाया गया। लेकिन एक घर है, भली झोपड़ा है, क्या है, झोपड़ा है, और उस झोपड़े में हम सब परिवार चैन से रहते हैं। अचानक कोई आया, हमें मारा पीटा, दर्द को अपने आंखों के सामने 2 परिवार हमारा मारा गया और 3 बच गए। बाद में सरकार हमारे लिए जगह दिए, जमीन दिए और बसाया, लेकिन वो यादें कहाँ गए? नहीं ना, कितने लोगों ने अपने परिवार को खो दिया। ये बंटवारा मामूली बंटवारा नहीं था। कहते हैं कि अंग्रेज इंडिया को छोड़ तो गए, लेकिन जाते जाते इंडिया को
आपस में लड़वा गए। मुख्य रूप से यहाँ पे जो है आपका वो तीन चीज आपको याद रखना है मुख्य रूप से। पहला, मुख्य रूप से कि जो ये बंटवारा हुआ था उसको किस नाम से हम लोग जानते थे, तो 3 जून प्लान के नाम से जानते थे या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता था। दूसरा, आपको इस बंटवारे को तो इस नाम से जाना जाता है। दूसरी बात है कि कौन वकील जो है से इस बंटवारा के पार्टीशन किए, कह सकते हैं अलग अलग पार्ट में बांटे इंडिया और पाकिस्तान को, तो उस वकील का नाम था सर सिरिल रेडिल्फ, लंदन के वकील थे। और दूसरी थर्ड बात है कि ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा जो है ये तो ब्रिटिश के द्वारा जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान को राहत कोष राशि दिलाया गया लगभग 55 से 60 करोड़ का। ठीक है, और तब जाके पाकिस्तान का जो है कह सकते हैं कि अपने ऊपर वो खड़ा हुआ और अपना देश को संभाला। तो ये छोटा सा टॉपिक्स था, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। तो हमने आगे जाना कि किस प्रकार भारत और पाकिस्तान का जो है वो बंटवारा हुआ और इस बंटवारे में कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग मारे गए, ये सारी चर्चा किए थे। अब ये तो भारत और पाकिस्तान की बंटवारा हुआ, लेकिन भारत के अंदर जो है वो रजवाड़ों का भारत में भी है, क्योंकि आप जानते थे कि भारत में राजा लोग का शासन था। अब ये छोटे छोटे रियासत थे, ये छोटे छोटे रियासत अपना एक राज स्टेट में, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दें कि झारखंड हो गया। ठीक है, तो झारखंड का कुछ एरिया को कोई राजा अपने अंडर में रखा। ठीक है, ये तो इतना बड़ा स्टेट बन गया झारखंड, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा जो हैं कुछ एरिया को कैप्चर करके रखे हुए थे, अपना राज तंत्र चला रहे थे। ठीक है, तो उन राजाओं को इसीलिए ये विलेज दो टाइप में, एक ब्रिटिश भारत और एक देसी रियासत। देसी रियासत लगभग 565 था। ठीक है, 565 सरदार पटेल ने, जो कि गृह मंत्री थे पहले, इनकी काफी सोच और समझदारी से ये 565 रियासतों को, छोटे छोटे राजवाड़ों को इंडिया में सम्मिलित किए, मिलाए, उनको समझाएं, उनका हर अधिकार को ये मद्देनजर रखते हुए उन्हें दिया गया कि आप इंडिया में आओ भाई, इंडिया में आओ, आपको किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, उसी में रजवाड़ों के विलय में समस्या बहुत थी, जितना आसानी से आज हम लोग कह देते हैं कि ये विलय जो है ना, कि आसानी से हो गया, सरदार पटेल ने क्या किया होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया होगा, लोगों को समझाया। अरे भैया, आपको पता है कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। आपका सरदार पटेल जो है इन रजवाड़ों को, 565 राजाओं को समझाना कोई आम बात नहीं होगा। आपको यही कहेंगे ना कि ये आप काम छोड़ दो राजा वाला, अब मुझ में मिल जाओ, यहाँ राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र होगा। प्रजा आपको, तो समझ रहे हैं कि कितनी बड़ी भूमिका निभाई होगी उन्होंने। रजवाड़ों में बोलता है, आजादी के तुरंत पहले अंग्रेज ने कहा कि भारत ब्रिटिश प्रभुत्व से आजाद होने जा रहा है, ऐसे में रजवाड़ों भी आजाद कर दिया जाएंगे और रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में, या फिर स्वतंत्र रह सकते हैं। 3 मुख्य बात हुआ। ब्रिटिश सरकार बोला कि राजा जो है, जो ब्रिटिश के अधीन थे, यानी ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, अब आप वो स्वतंत्र हो, या तो आप जो है सो पाकिस्तान में चले जाओ, या तो भारत में विलय हो जाओ, या तो फिर आप स्वतंत्र हो, कहीं नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन सरदार पटेल नहीं छोड़े कि भैया तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम हम में आओ ना, तुम्हें क्या चीज चाहिए मैं सब दूंगा। अंग्रेज बहुत चालू आदमी था ना। क्या चालू था, कह रहे भैया हम तो अब जा रहे हैं। नहीं होता है कब हम जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने वाले बच्चों को अक्सर देखे होंगे,
अब तो हम जा रहे हैं ईटा पे, जब ईंट लगा के वो क्रिकेट खेलते हैं विकेट बना के, तो जाने पे हम क्या करते हैं, ईंट को लात से मार रखते हैं। अब तो हम तो जा रहे हैं भैया, दूसरा कोई क्या ही खेलेगा। अंग्रेज बोला कि अब तो मैं इंडिया से वापस जा रहा हूं, तो इन राजाओं को क्यों ना भड़का के जाऊं, ये मुस्लिमों को क्यों ना भड़का के जाऊं। तोड़ के गया अंग्रेज। यह फैसला राजा को करना था, जनता की इसमें कुछ नहीं चलती। यह फैसला किसको करना था, राजा को। जनता को इसमें कुछ भी नहीं चलता, जनता चाहता तो कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन जनता भी कम नहीं था, जनता बोला रुक मैं दिखाता हूं। और बहुत समझाने बुझाने के बाद राजाओं को जो है भारत में मिलाया गया। ऐसे देश में देश की एकता और अखंडता को खतरा मंडरा रहा था। अगर रजवाड़े अलग होने की मांग करते तो ना जाने देश की कितने टुकड़े हो जाते। आप सोच सकते हैं, एक इंडिया है, इंडिया का मैप आपने देखा, उस इंडिया तो पहले से टुकड़ा कर दिया हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। अरे अगर सारे रजवाड़े इंडिया में सम्मिलित होने से इनकार कर देते हैं तो जरा सोचिए कि देश का कितना टुकड़ा होता, टुकड़ों में बट गया होता। और हमें देश को जोड़ना था। बोलता सबसे पहले अपने राज्य को आजाद करने को कहा। अगले दिन हैदराबाद के निजाम ने ऐसा किया। भोपाल के नवाब संविधान सभा में शामिल होना नहीं चाहते थे। राजवाड़ों के विलय में पटेल जी का सबसे ज्यादा योगदान रहा। क्या है कि भारत देश के छोटे बड़े टुकड़े हो जाने की संभावना बनी। ऐसे में सरकार ने कठोर फैसला लिया। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। लोगों का कहना था कि रजवाड़े को उनकी मर्जी का फैसला लेने के लिए छोड़ दिया जाए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चतुराई और सूझबूझ से रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया। लोग कहने लगे कि राजा लोग को छोड़ दो ना भाई, उसकी जहां इच्छा होगा वहां जाएगा, तुम कौन होते हो अवधि करने वाले। ठीक है, बहुत बहस चला, लेकिन नहीं, ऐसे स्वतंत्र कैसे छोड़ देंगे। इज्जत से आएगा तो इज्जत से अपनाएंगे, और इज्जत से नहीं आएगा तो फिर अपनी ताकत लगा के उसे इसमें शामिल करेंगे। इज्जत से आएगा तो उसको सम्मानित करेंगे, और फिर ताकत लगा के उसको लाएंगे ना तो लतियाएंगे। शामिल कैसे नहीं होगा। देश की रियासतों के बारे में अहम बातें क्या थी वो मैं आपको बतलाता हूं। अधिकतर राजवाड़ों के लोग भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। ऐसा नहीं था। 565 जो राजवाड़े थे, छोटे रियासत थे, वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। बहुत ज्यादा, इसमें से ज्यादा शामिल होना चाहते थे। कुछ भारत सरकार के कुछ इलाकों को स्वायत्त देने के लिए तैयार थे, जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो आप जानते हैं कि आजाद के समय वो बोला कि मैं स्वतंत्र रहूंगा, मैं किसी की तरफ नहीं जाने वाला। ठीक है, आज ये वहां का विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों की सीमांकन के सवाल पर खिंचा ताना जोर पकड़ रही थी, और ऐसे में देश की क्षेत्रीय एकता अखंडता का प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो गया था। हाँ, विभाजन होने लगा। राजाओं का, जो राजा थे क्षत्रिय थे, ये बहुत कह सकते हैं कि अब उनके बीच में जो है मतलब दरारें पैदा हो रही थी, टूट रही थी। अधिकतर रजवाड़ों के शासकों ने भारतीय संघ में अपने विलय की एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इस सहमति पत्र को कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो राजाओं ने जब भारत में विलय किया तो एक सहमति पत्र, उस सहमति पत्र को क्या कहा जाता है, तो आपको बताना होगा। उस सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन कहा जाता है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर की रियासतों का विलय बाकी रियासतों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुई। कठिन मतलब उन्हें मनाने में थोड़ा समय लगा। कैसे? हैदराबाद का विलय अगर हम बात करें, ठीक है, हैदराबाद का विलय का बात करें तो वहां एक निजाम थे।
ठीक है। निजाम, उन्होंने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में एक साल के लिए स्थायी बहाल रहने का समझौता किया कि एक साल के लिए मैं आपके साथ रहूंगा, ठीक है, समझौता किया। उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी और हैदराबाद के कांग्रेस के नेतृत्व में किसान और महिलाओं ने निजाम के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक अर्धसैनिक बल को लगाया गया। इसके बाद, ठीक है, निजाम राजा बन गया, लेकिन वहां के लोग खुश नहीं थे। वो बोले कि निजाम को हटाओ, हम भारत में जाएंगे, भैया विलय होंगे, यहाँ भी राजतंत्र नहीं लोकतंत्र चाहिए, और प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए। जब प्रदर्शन स्टार्ट हुआ तो निजाम ने जो है ना वो सेना लगा दिया, कहने का मतलब उन प्रदर्शनकारियों के ऊपर। तब भारत सरकार ने बोलता है, इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 को सैनिक कार्रवाई के द्वारा निजाम को आत्मसंपन्न करवा दिया। बोला रुक। फिर भारत सरकार ने उसे आगू तो मौका दिया कि आ जाओ भाई, मिल जाओ, नहीं सुन रहा था ना। अब अपना सैनिक भेज के हैदराबाद को जो है इंडिया में मिला लिया, ठीक है। इसका जो सोच था रियलिटी में निजाम का कि वो पाकिस्तान में जाएंगे, लेकिन इसकी जो सोच थी ना वो नहीं बनने वाला। हैदराबाद कहाँ, पाकिस्तान कहाँ, साले उड़ के जाओगे क्या, नहीं ना। इसके जवाब में भारत सरकार ने सितंबर 1948 में सैनिक कार्रवाई के द्वारा जो है हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया। मणिपुर रियासत का विलय अगर हम बात करते हैं तो मणिपुर की आंतरिक जो बुनियादी थी वो इसके लेकर महाराजा बोधचंद सिंह व भारत सरकार के बीच विलय का सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए। जनता के ये बोलता है कि मणिपुर रियासत का विलय कैसे हुआ। तो मणिपुर का जो राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह वह भारत सरकार के बीच विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। और फिर बोलता है कि जनता के दबाव में निर्वाचन करवाई किया गया कि निर्वाचन के फलस्वरूप संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ, ठीक है, जनता के दबाव से वहां पे निर्वाचन क्षेत्र। और मणिपुर भारत का पहला भाग है जहां पे सार्वभौमिक वयस्क मध्य अधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में चुनाव हुए। कब? 1948 में पहला। यानी कहने का मतलब है कि मणिपुर में राजतंत्र था, फिर जनता लोग के दबाव से जो है वो भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर कर दिए और वहां पे स्वतंत्र रूप से चुनाव किया गया, मताधिकार हुआ, चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद वहां पे जो है पूर्ण रूप से राजतंत्र लागू किया गया और वो भारत का एक हिस्सा बन गया। राज्य का पुनर्गठन जो है और आपका बोलता है कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों का गठन किया गया, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया गया। लोकतंत्र, लेकिन स्वतंत्र भारत में भाषाएं और संस्कृति भी एक बहुत बड़ा योगदान थे। जो मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि देश के अंदर रियासतों तो मिला लिया गया, लेकिन वहां पे भाषा भी अलग है, डिफरेंट टाइप्स के भाषा है और अलग अलग के जाति के लोग हैं, अलग अलग संस्कृति मानने वाले हैं। तो भैया जब अलग अलग सब कुछ है तो संविधान में आपको बता दें, संविधान में किसी एक भाषा को नहीं लिया गया है, वहां 22 भाषाओं को जो है जगह दी गई ताकि हर जगह का, हर स्टेट का एक अपना संस्कृति हो और अपना भाषा हो। हर चीज के ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन किया गया। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में पहली बार शामिल किया गया था, ठीक है, भाषा के आधार पे। आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण कैसे हुआ? बोलता है कि तेलुगु भाषी लोगों ने मांग की कि मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। आंदोलन के दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता पोटी श्री रमुल्लू की लगभग 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई। वो चाहते थे कि तेलुगु भाषी लोगों की ये मांग था कि मद्रास प्रांत को जो है कि अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है, इसके लेके आंदोलन कर रहे थे। आंदोलन जो कर रहे थे वो वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस का पोटी श्री
रमुल्लू, जो कि 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। क्या लोग थे उस समय भी, मतलब भूख हड़ताल में बैठ गए तो भैया पूर्ण रूप से बैठिए गए क्या। इसके कारण सरकार को दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाने की घोषणा करनी पड़ी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बन गया। अब मर गया तो सरकार का मृत्यु हो गई तो सरकार को अब क्या करना पड़ा, तो उनके नाम से जो मांग था उसको स्वीकार करना पड़ा और आंध्र प्रदेश नाम का एक राज्य बनाना पड़ा और घोषित किया गया आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बना था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में, भाषा के आधार पे पहला राज्य कौन बना था। ठीक है, तो भाषा के आधार पर पहला राज्य बनने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। ऐसे भी क्या है, उधर का भाषा समझ में आता नहीं। राज्य का पुनर्गठन आयोग 1993 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग, 3 सदस्य वाला बोलता है आयोग की प्रमुख सिफारिश थी त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली का समाप्त किया जाए, केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्र हो। पहला था अंडमान, दूसरा अंडमान निकोबार, दूसरा दिल्ली और मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्यों में मिला दिया जाए। ठीक है, 3 को मांग था कि 3 को केंद्र शासित राज्य रहने दीजिए जहां पे केंद्र डायरेक्ट शासन करेगा, बाकी को क्या कर देना है, वो आसपास के जो जिसके बगल में जो राज्य पड़ता है उसमें उसको विलय कर देना है, मिला देना है। ठीक है, राज्यों में मिला दिए। राज्य की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। सीमा का निर्धारण वहां के लोकल जो उस राज्य का भाषा होगा वही होना चाहिए। परिणाम क्या हुआ, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांट दिया गया। 1955 में 14 राज्य देश में थे। ठीक है, जब हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद तो 14 राज्य हो चुके थे, 14 और 6 संघ शासित क्षेत्र थे। संघ शासित क्षेत्र के बाद बने राज्य क्या था, संघ शासित क्षेत्र के बाद बहुत सारे राज्य बने। उसमें मिजोरम हो गया आपका, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, गोवा हो गया आदि। ठीक है, ये सारे राज्य का गठन किया गया, समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि एक राष्ट्र को निर्माण के लिए कितना ज्यादा जो है संघर्ष करना पड़ा लोगों को, और कितनी बहसें हुई, कितनी खून की नदियां बही और कितना ज्यादा लोग संघर्ष किए, तब जाके एक राष्ट्र को हम लोग बना पाए। और आजकल के नेता जो है हमें इसी राष्ट्र को तोड़ने के लिए लगे हुए। वो चाहते हैं कि इस राष्ट्र में रहने वाले लोग भाईचारे के साथ ना रहें, बल्कि हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पे एक दूसरे को लोग लड़ाते रहें और अपनी वोट सेकते रहें। तो ये बिल्कुल गलत है। जिस प्रकार हमारे जो नेता थे जो हम लोगों को दे के गए, ये एक सुंदर सा भारत, ठीक है, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में मिलकर रह रहे हैं, वैसे राज्यों को तोड़ने की साजिश किया जाता है आजकल के नेता लोग करते हैं। तो हमें अपने राज्य को बनाए रखना है और ये राष्ट्र निर्माण को हम लोग को जरूर जानना चाहिए, सभी लोगों को जानना चाहिए कि राष्ट्र का निर्माण में कितना संघर्ष किया तब जाके एक राष्ट्र बना है। घर बनाना कितना मुश्किल काम होता है, लेकिन तोड़ने के लिए एक बुलडोजर लगाओ और तोड़ दो। तो ये देश को बनाना बहुत कठिन काम हुआ। अब ऐसे लोग जो है कि दंगा फसद करा के इस देश को तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो ये चैप्टर आपका एंड हो गया और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली बार। जय हिंद, जय भारत।